गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एलबीएस गंदौरा के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। विद्यार्थियों, एक्शन रिसर्च बीएससी बीएड सेकेंड ईयर और बीए बीएड सेकेंड ईयर को एक पेपर है आपका क्रियात्मक अनुसंधान एक्शन रिसर्च, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो उसमें हमारी फर्स्ट यूनिट का जो फर्स्ट चैप्टर है क्रियात्मक अनुसंधान के आधार, प्रकार, उपागम और विधियाँ, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। पिछले क्लास में हमने बात किया था कि क्रियात्मक अनुसंधान और मौलिक अनुसंधान में क्या अंतर है, और क्रियात्मक अनुसंधान की समस्याओं का चयन और उनका मूल्यांकन में हमने प्रस्तावना पे चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे कि क्रियात्मक अनुसंधान में जो समस्याओं का चयन किन आधार पर होता है। तो जो समस्याएं होती हैं उन समस्याओं का चयन जो होता है, क्रियात्मक अनुसंधान की समस्याओं का चयन, उसके लिए जो चयन होता है उसमें अनुभूत आवश्यकता नंबर 1। दूसरा, परिस्थितियों का वस्तुनिष्ठ विश्लेषण। तीसरा, परिस्थितियों के प्रति आलोचनात्मक दृष्टि। चौथा, गोष्ठियां एवं विचार विमर्श। पांचवा, विद्यालय की प्रक्रियाओं में अंतर्दृष्टि। छठा, शिक्षा के क्षेत्र में हुए अनुसंधानों की जानकारी रखना। अब क्रियात्मक अनुसंधान की समस्या को चयन को प्रभावित करने वाले कारक वाले जो तत्व हैं वो भी यही है, जैसे कि अनुभूत आवश्यकता, वस्तुनिष्ठ विश्लेषण, आलोचनात्मक दृष्टि, विचार विमर्श, अंतर्दृष्टि और शिक्षा के क्षेत्र में हुए अन्य अनुसंधानों का ज्ञान होना। एक तरीके से अनुसंधान के जो समस्या की जो क्रियात्मक अनुसंधान की चयन की समस्या है, उस समस्याओं को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण तत्व, महत्वपूर्ण कारकों में से ये 6 चैप्टर है। तो बात करते हैं हम क्रियात्मक अनुसंधान की किस तरीके से जो है वो अनुभूत आवश्यकता होती है। क्रियात्मक अनुसंधान की समस्याओं का चयन एक सरल कार्य नहीं है। जिस परिस्थिति में हम कार्य करते हैं उसे आलोचनात्मक एवं तटस्थ दृष्टि से देखने पर ही समस्याओं का पता लग सकता है। हम लोगों में से कितने ही व्यक्ति समस्याओं को देखने में असमर्थ होते हैं। ऐसे लोगों को अनुसंधान की भाषा में समस्या की संज्ञा दी जा सकती है। क्रियात्मक अनुसंधान में समस्याओं को चुनाव करने के लिए प्रथम आवश्यकता यह है कि अध्यापक तथा प्रधानाचार्य अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर उन कठिनाइयों के बारे में संवेदनशील बने हुए हैं जो उन्हें अपने कार्यों में बाधा पहुंचाती है। तत्पश्चात कतिपय कठिनाइयों की एक सूची स्वयं निर्मित करनी चाहिए। इन कठिनाइयों के समस्त स्वरूप और विश्लेषण करते हुए उन्हें अनुसंधान के लिए उपयुक्त समस्या मिल जाएगी। अब क्रियात्मक अनुसंधान की समस्याओं को चयन करते समय निम्नलिखित बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, समस्या का संबंध विद्यालय से हो। यानी कोई भी समस्या के स्कूल स्तर पर हम कर रहे, विद्यालय स्तर पर कर रहे, तो वो समस्या का संबंध जो है वो एक विद्यालय स्तर पर होना चाहिए। विद्यालय की कार्य प्रणाली में उसका प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संबंध अवश्य होना चाहिए। यानी कि प्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से उसका जो संबंध है समस्या का, समस्या का संबंध उसमें होना चाहिए। नंबर 2, समस्या का अध्ययन विद्यालय के अंदर संभव हो, क्योंकि इस प्रकार के अनुसंधान में विद्यालय के व्यक्ति की समस्या का अध्ययन करते हैं। यानी कि समस्या का अध्ययन जो है वो विद्यालय के अंदर संभव हो, क्योंकि इस प्रकार के अनुसंधान में विद्यालय में व्यक्ति की समस्या का अध्ययन किया जाता है। नंबर 3, समस्या का अस्तित्व वास्तविक रूप में हो, अर्थात समस्या काल्पनिक न हो। यानी कि कोई भी समस्या जो है वो एक्चुअल होनी चाहिए। कल्पनाओं में कोई समस्या नहीं होती है। जैसे कि पूर्वाभास लगाने के बाद हम कहते हैं कि ये ऐसा कर देगा, ये ऐसा कर देगा, तो वो कोई समस्या नहीं है। प्रत्यक्ष जो समस्या होती है, तत्कालिक समस्या होती है, वर्तमान में किसी ने किसी का कोई बात कह दिया, ऐसा कुछ काम कर दिया, तो वो समस्या ज्वलंत समस्या है। तो उस समस्या का समाधान के लिए अनुभूत जो आवश्यकता होती है। चौथा, समस्या अनुसंधानकर्ता के अधिकार क्षेत्र के भीतर हो, अर्थात समस्या का संबंध, प्रत्यक्ष संबंध उस व्यक्ति से होना चाहिए जो अनुसंधान का विषय बना रहा है। नंबर 5, समस्या समाधान की वास्तविक आवश्यकता हो। नंबर 6, समस्या का क्षेत्र न तो अत्यंत व्यापक हो और न ही अत्यंत संकुचित हो। यानी कि एक मध्यम स्तर का समस्या का जो लेवल है वो होना चाहिए। लेवल उसका स्कोप जो है क्षेत्र वो एक मध्यम स्तरीय होना चाहिए। समस्या का अपेक्षित स्तर पर वस्तुनिष्ठ विश्लेषण संभव हो, यानी कि वस्तुनिष्ठता आनी चाहिए, उसका विश्लेषण भी होना चाहिए। समस्या का जिस परिस्थिति से संबंध हो उसका निश्चित पता हो। और नंबर 9, समस्या का संबंध जिस व्यक्ति से हो वह स्वयं उसका प्रत्यक्षीकरण करे। ये कुछ निम्नलिखित बातें हैं जो समस्या के चयन करते समय हमें ध्यान रखना। कोई भी समस्या का हम चयन करते हैं तो ये जो 10-9 पॉइंट बताए मैंने, उन पर पहले से अमल में लाने के बाद ही समस्या का चयन हमें करना चाहिए। अब समस्या को चयन पर्याप्त सावधानीपूर्वक करना चाहिए। कभी कभी व्यावहारिक परिस्थितियों में ऐसी समस्या खड़ी हो जाती है जिसका समाधान प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार के अनुसंधान की आवश्यकता नहीं होती।
ऐसी समस्याएं साधारणतः चिंतन के आधार पर हल की जा सकती हैं। अनुसंधानकर्ता को इस प्रकार की समस्याओं से बचना चाहिए। क्रियात्मक अनुसंधान में समस्या का चयन कुछ विशेष तत्वों पर आधारित होता है। इन तत्वों को हम इस प्रकार समझ सकते हैं। पहला है अनुभूत आवश्यकता। तो अनुभूत आवश्यकता क्या होती है उस पर हम बात करते हैं। सामान्य परिस्थिति में जब हमें परिवर्तन एवं सुधार की आवश्यकता का अनुभव नहीं होता तो समस्याओं को पहचानना कठिन होता है। अनुसंधान के लिए समस्याओं का चयन करने के लिए निमित्त एक आधारभूत तत्व होता है। इसे हम प्रेरणा भी कह सकते हैं। व्यक्ति किसी समस्या का चुनाव तब तक नहीं कर सकता जब तक कि वह अभिप्रेरित न हो। यह तथ्य प्रत्येक कार्य के लिए महत्वपूर्ण होता है। यानी कि एक प्रतिमान होना चाहिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए। कोई समस्या है, जैसे कि प्रतियोगिता परीक्षा में तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के आपके समक्ष ये समस्या है कि आपको बीएड का ये पाठ्यक्रम जो पढ़ाया जा रहा है एक्शन रिसर्च क्रियात्मक अनुसंधान, वो आपके लिए समस्या है। तो समस्याओं को जानने के लिए आपकी जिज्ञासा होनी चाहिए, और जिज्ञासा जब आपको मिल जाएगी तो आप मोटिव होंगे, प्रेरित होंगे, और आगे आप इसमें क्रियात्मक अनुसंधान की जितनी भी गतिविधियां हैं, क्रियात्मक अनुसंधान के जितने उपागम है, आयाम है, उन सभी सिद्धांतों को बखूबी से समझेंगे और भविष्य में इसको शिक्षक बनने के बाद अप्लाई करेंगे। तो ये महत्वपूर्ण चीज है अनुभूत आवश्यकता। यानी कि अनुभूत आवश्यकता जो ये है कि समस्या का चयन करते समय हमें ये तत्व जो है वो सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला पहला तत्व है। नंबर 2, परिस्थितियों का वस्तुनिष्ठ विश्लेषण। अब परिस्थितियों का वस्तुनिष्ठ विश्लेषण इससे होता है कि जिस परिस्थिति में हम कार्य करते हैं उसका तटस्थ रूप से विश्लेषण किए बिना अनुसंधान हेतु समस्या को चयन नहीं किया जा सकता। यानी कि जिस परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं उस परिस्थिति का तटस्थ रूप में, न तो आगे न पीछे, तटस्थ रूप में, दोनों समालोचनात्मक रूप से विश्लेषण किए बिना अनुसंधान हेतु समस्याओं को चयन नहीं किया जा सकता। यानी कि पूरी तरीके से समस्याओं को देख लीजिए, आप पढ़ लीजिए, अध्ययन कीजिए, स्टडी कीजिए कि क्या वाकई में मेरे अनुसंधान की जो समस्या है वो वाकई में एक प्यूरिटी आ रही है, उसमें क्यूरिटी आ रही है, शुद्धता आ रही है, परिपक्वता आ रही है। वो सारी चीजें देख लीजिए, उसके बाद उस समस्या का चयन करना चाहिए। जब हम किसी कार्य को करते समय व्यक्तिगत रूप से लिप्त होते हैं तो उपयुक्त समस्याओं को पहचान नहीं हो पाती है, क्योंकि व्यक्ति का जो फोकस होता है वो उस कार्य पे होता है। तो समस्या का एक तरीके से हम पहचानने में कई बार अवरुद्ध हो जाते हैं। तो उस समस्या को पहचानने के लिए हमें ये चाहिए कि उसकी बेहतरीन तरीके से एक मतलब क्या कहते हैं, एनालिटिकल वे में, विश्लेषणात्मक एनालिटिकल वे में स्टडी करनी चाहिए, विश्लेषणात्मक अध्ययन करना चाहिए। उसके बाद उस समस्या को हमने अनुसंधान के रूप में चयन करना चाहिए। किंतु वस्तुनिष्ठ ढंग से उस कार्य पद्धति का विश्लेषण करने पर अनेक समस्याएं दृष्टिगत होने लगती हैं। इस तरीके से समस्या का संबंध जो होता है वो परिस्थिति से भी होता है। यानी कि परिस्थिति कैसी भी रही हो, लेकिन समस्या का चयन करते हुए हमें अनुसंधान कर रहे हैं, एक रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि रिसर्च का अर्थ होता है पुनः खोजना। और जब पुनः खोज करते हैं हम किसी चीज की, किसी समस्या के बारे में, तो उसमें परिस्थितियों का वस्तुनिष्ठ विश्लेषण भी होना बहुत जरूरी है। नंबर 3 जो है वो परिस्थिति के प्रति आलोचनात्मक दृष्टि से है। यानी कि परिस्थिति का वस्तुनिष्ठ विश्लेषण करने के साथ साथ यह भी आवश्यक है कि उनके प्रति आलोचनात्मक दृष्टि रखी जाए। यानी कि विश्लेषण और आलोचना दोनों चीजें उसमें होनी चाहिए। बहुधा स्वस्थ आलोचना अनुसंधान के निमित्त कई समस्याओं को जन्म देती है। नंबर 4, गोष्ठियां एवं विचार विमर्श अनुसंधान के लिए समस्याओं को चयन करने के लिए निमित्त गोष्ठियों का सहायता ली जा सकती है। जैसे कि कोई ऐसी संगोष्ठी का आयोजन करे तो वहां पर समस्या समाधान हो सकता है। गोष्ठियों के लिए हम बात करते हैं तो गोष्ठियां जो होती हैं उसमें अनुसंधान के लिए समस्याओं को चयन करने के लिए निमित्त गोष्ठियों की सहायता ली जा सकती है। अपनी समस्याओं को स्पष्ट रूप से समझने के लिए विचार विमर्श पद्धति अत्यंत प्रभावशाली सिद्ध होती है। कोई भी समस्या है, जैसे कि मैं एक सब्जेक्ट से हटकर बात करता हूँ, विषय से थोड़ा हट रहा हूँ, अक्सर पति पत्नी के बीच में कभी किसी बात को लेकर अनबन बनती है। तो विचार विमर्श करके उस अनबन को एक तरीके से दूर किया जा सकता है। यही बात हमारे अनुसंधानकर्ता और अनुसंधान के प्रति भी होती है, क्योंकि जो समस्या का चयन हम करते हैं किसी भी अनुसंधान का, क्योंकि हमें एक अनुसंधान करना है
और अनुसंधान के आधार पर किसी समस्या को हमने देखा कि ये समस्या ही मूल जो जड़ है समस्या वो ये है, तो उसका विचार विमर्श व्यक्ति करता है, तो करने के तत्पश्चात उसको एक निश्चित परिणाम समाधान मिल जाता है। लेकिन विचार तो विमर्श तो करे नहीं, वे वैसे ही मतलब वैसे ही समस्या में उलझता रहेगा कि मुझे तो नहीं, इसको स्वीकार ही नहीं करना है, मुझे ये काम करना ही नहीं है, अगर ऐसा कर ले तो उसका तो समाधान होता नहीं है। क्योंकि आप बच्चों की, अभी जैसे मैं बता दूं कि ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी होंगे जिसको ये एक्शन रिसर्च जो है, क्रियात्मक अनुसंधान विषय कई बार किसी विद्यार्थी को तो सरल लगता है, लेकिन कई विद्यार्थी को समझने में थोड़ी सी जटिलता आती है, समझने में उसको थोड़ा समय लगता है। तो उसको समझना तो है ही, क्योंकि आफ्टर ऑल मतलब सभी कुछ पढ़ने के बाद उसको एग्जाम तो देना पड़ेगा। ये तो कोरोना काल था कि आप प्रोमोटेड हो गए सेकेंड ईयर के बच्चे, फर्स्ट ईयर के बच्चे, लेकिन इस साल तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो समस्याओं को समझने के लिए आपके सामने ये समस्या है, और समस्या को समझने के लिए आप परिस्थितिवश इसको चेंज नहीं कर सकते, और वस्तुनिष्ठता होनी आवश्यक थी। कहने का आशय यह है कि विचार विमर्श के माध्यम से किसी भी समस्या का समाधान आसानी से ढूंढा जा सकता है। फाइनली ये बात है। इस प्रकार अध्यापक, प्रधानाचार्य, प्रबंधक, निरीक्षक शैक्षिक गोष्ठी विचार विमर्श सभाओं के माध्यम से अनुसंधान के लिए अनेक उपयुक्त चुनाव सरलतापूर्वक कर सकते हैं। जब विद्यालय की परिस्थिति के बारे में कई प्रबुद्ध मस्तिष्क एक साथ विचार करेंगे तो निश्चित ही उत्तम फल प्राप्त करेंगे। मैंने बताया था ना कि विभिन्न प्रकार के जो लोगों से आप मिलेंगे तो ये समस्या हमारी ये है, तो प्रबुद्ध लोगों की सहायता से किसी भी समस्या का समाधान आसानी से हो सकता है। विद्यालय की समस्याओं को पहचानने में सबसे सुगम ढंग विचार विमर्श ही है। समूह में विचार करने से एक दूसरे का चिंतन का ज्ञान होता है, हम दूसरों के विचारों से अवगत होते हैं, हमें अपनी कुप मंडूकता से ऊपर उठने का संकेत प्राप्त होता है। सामूहिक चिंतन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि हमें किसी परिस्थिति अथवा विषय विशेष पर कोई कई दृष्टिकोण उपलब्ध हो जाते हैं। अनुसंधान के निमित्त समस्या को चुनाव गोष्ठियां तथा विचार विमर्श सभाओं के माध्यम से करना अधिक विश्वसनीय वैज्ञानिक भी है। नंबर 5 जो है वो विद्यालय की प्रक्रियाओं में अंतर्दृष्टि है। तो विद्यालय की प्रक्रियाओं में अंतर्दृष्टि जो है वो समस्या की चुनाव इस बात पर निर्भर होती है कि कार्यकर्ताओं यथा अध्यापकों, प्रधानाचार्यों अथवा निरीक्षक में विद्यालय की प्रक्रिया के समझने की दृष्टि से किस प्रकार का सूझ अथवा अंतर्दृष्टि विद्यमान है। वो भी देखी जाती है। यानी कि सूझ का संबंध हमारे प्राय हमारे अनुभव से होता है। अनुभवों की दृष्टि से हम जितना समृद्ध बन जाते हैं, हमारी अंतर्दृष्टि भी उतनी ही पैनी होती रहती है। इसलिए सही अर्थ में अनुभवी व्यक्ति नव सिखियों की तुलना में समस्याओं को शीघ्रतापूर्वक इंगित कर देते हैं। इस तरीके से ये विद्यालय की जो प्रक्रियाओं का अंतर्दृष्टि काम करता है। अगला है शिक्षा के क्षेत्र में हुए अनुसंधानों की जानकारी होने, यानी कि शैक्षिक रिसर्च हुए हैं, एजुकेशनल रिसर्च हुए, उसकी जानकारी एक समस्या चयनकर्ता को होनी चाहिए। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो अनुसंधान हुए उसकी जानकारी, क्रियात्मक अनुसंधान की कतिपय समस्याओं का चुनाव शिक्षा के क्षेत्र में हुए अनुसंधान कार्यों की परिप्रेक्ष्य में किया जा सकता है। संभव है कि शिक्षक किसी नए शिक्षण विधि जिस पर शोध कार्य अत्यंत हो चुका है का प्रयोग अपनी परिस्थितियों में करना चाहता है, जैसे वह छात्रों को नए ढंग से भाषा सीखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहता है। यदि इन दिशाओं में क्रियात्मक अनुसंधान की समस्या मौलिक अनुसंधान द्वारा अध्ययन की गई समस्याओं से जुड़ी हो तो इस प्रकार के प्रयोग अधिक मितव्ययी सिद्ध होंगे। अब समस्याओं के चयन में इन पृष्ठ तत्वों को समृद्ध रूप से समझना चाहिए, इन्हें पृथक पृथक कदापि मानना नहीं चाहिए। यानी कि ये जो 6 पॉइंट्स बताए गए हैं उन 6 पॉइंट्स को एक होकर एकजुटता के माध्यम से हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। अगर नहीं करते तो चयन की जो समस्या का चयन है वो हम उस मूल विषय से भटक सकते हैं। पाठकों की बोधगम्यता के लिए हमें वापस से एक बार अभिव्यक्त किया जा सकता है। क्रियात्मक अनुसंधान की समस्याओं के चयन को प्रभावित करने वाले जो तत्व हैं वो तत्व यही है: अनुभूत आवश्यकता, वस्तुनिष्ठ विश्लेषण, आलोचनात्मक दृष्टि, विचार विमर्श, अंतर्दृष्टि, शिक्षा के क्षेत्र में हुए अन्य जो अनुसंधान है उसका ज्ञान होना, शब्दों का ज्ञान होना। तो गुड्स और स्केट्स के अनुसंधान के समस्याओं के चयन करने के लिए मानदंडों को एक विस्तृत सूची प्रस्तुत की है जो इस प्रकार है। पहला, नवीनता की ओर उन्मुखता।
और आवश्यकता की आवृत्ति से बचना, अनावश्यक आवृत्ति से बचना, यानी कि किसी बात को बार बार दोहराया जा रहा है। जैसे कि आज मैं जो चैप्टर पढ़ा रहा हूँ वो कल दोबारा पढ़ाऊंगा, परसों दोबारा पढ़ाऊंगा और रोजाना यही पढ़ाऊंगा, तो विद्यार्थी ऑब्वियसली उसमें बोर हो जाता है, क्योंकि विद्यार्थी जो चाहता है वो नया नया आयाम चाहता है, हर रोज नई बात जानना चाहता है। तो नई बात जानने के लिए उसको एक अनावृत्ति जो आवश्यक है, अनावश्यक आवृत्ति जो है उसको उससे बचना चाहिए और नवीनता की ओर उन्मुख होना चाहिए, यानी कि कुछ नया मिलना चाहिए। कल हमने कुछ बात और की थी और आज कुछ बात और कर रहे हैं, तो ये बात जो पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, रोज नया अपडेटेशन चाहिए ऐसा। तो नवीनता की ओर गुड्स और कैट्स कहते हैं कि हर रोज नई बात सीखो। विद्यार्थियों, मैं आपको एक सब्जेक्ट से हटकर एक बात बताना चाहता हूं कि जीवन में यदि आपको आगे बढ़ना है, आपके पास हैबिट्स तो बहुत सारी होंगी, लेकिन रात को 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 कितनी बजे सोते हो आप? व्हाट्सएप चलाते हो या किसी भी तकनीकी से, फेसबुक वगैरह, इंस्टाग्राम पढ़ाई करके, अध्ययन करके भी विद्यार्थी 2-3 बजे तक सोते हैं। सोने के मात्र 2 या 5 मिनट बाद एक ऐसा चिंतन करना कि आज मैंने नया क्षमता, नई स्किल कौन सी सीखी। हर रोज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हर रोज एक नई स्किल सीखिए। और इस स्किल में हो सकता है कि वो आपको पहले नहीं आती हो, स्किल सीखेंगे तो आप एक बहुत प्रभावशाली शिक्षक बनेंगे। और शिक्षक का निर्माण होता है, क्योंकि समाज का जो आईना होता है वो शिक्षक होता है, और शिक्षक के माध्यम से ही विद्यार्थी जो होता है वो कहीं ना कहीं अपने आप को ज्यादा विकसित करता है, क्योंकि आप शिक्षक प्रशिक्षणार्थी हैं, एक छात्राध्यापक हैं, छात्राध्यापिकाएं हैं। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप हर रोज एक नई बात सीखिए, हर रोज एक नई विचार लेकर अपने करियर को आगे ले। तो नवीनता की ओर उन्मुखता और अनावश्यक आवृत्ति से बचना, क्योंकि विद्यार्थी जो होता है वो नवीनता चाहता है, नवाचार चाहता है, इनोवेटिव चाहता है। नंबर 2, जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व समस्या द्वारा हो रहा है उसके लिए समाप्य का महत्व और उसका क्रियान्वयन होना चाहिए। समस्या का महत्व और क्रियान्वयन होना चाहिए, यानी कि उस समस्या का एक महत्व होना चाहिए और उसका एप्लीकेशन भी होना चाहिए। तीसरा है रुचि, बौद्धिक जिज्ञासा और अंतर्निहित चाह, यानी कि उसमें इंटरेस्ट, अगर विद्यार्थी का इंटरेस्ट नहीं है तो इंटरेस्ट उसमें डेवलप करना पड़ता है। हमें उसके मनोवैज्ञानिक तरीके से, हमें उसकी क्षमताओं के अनुरूप, हमें उसकी आदतों के अनुरूप विद्यार्थियों को अपने शिक्षण के अनुरूप उसको ढलना चाहिए, तो ये उसमें विकसित होता है। बौद्धिक जिज्ञासा, यानी कि उसकी बौद्धिक मानसिक क्षमता कितनी है, मानसिक क्षमता के अनुसार अगर विद्यार्थी को अध्ययन कराया जाए, अध्यापन कराया जाए, तो निश्चित रूप से वो आगे बढ़ता है। तो बौद्धिक क्षमताओं का भी कई बार हमें एक शिक्षक के होने के नाते उस ध्यान रखना चाहिए। चौथा है प्रशिक्षण और व्यक्तिगत योग्यता। अब यहाँ पर आप करीब 100 विद्यार्थी प्रशिक्षण के रूप में एलबीएस गनौरा कॉलेज में प्रशिक्षित हो रहे हैं, लेकिन हर विद्यार्थी जो है वो सोचने और समझने का जो दरिया है, क्योंकि मैं बता देता हूँ आपको, ये जो लेक्चर आप पढ़ रहे हो, तो लेक्चर को पढ़ने के बाद अगर आप परीक्षा में बैठते हो, एग्जाम में बैठते हो, लेकिन सबकी मार्किंग जो होती है, किसी के 60% आता है और किसी का 80% आता है, किसी का 90 आता है, किसी का 95 भी आता है। तो ये जो वेरिएशन है, उस वेरिएशन का मुख्य कारण क्या है? वेरिएशन का मुख्य कारण ये है कि सभी की रुचियां, आदत और सोचने समझने की जो शक्ति है वो सबकी अलग अलग है। इस वजह से कोई विद्यार्थी जो होता है वो एक्सपर्ट ज्यादा नंबर लाता है और कोई विद्यार्थी कम नंबर, कई बार विद्यार्थी फेल भी हो जाते हैं, कई विद्यार्थी टॉप भी करते हैं। तो इसका जो मुख्य कारण है, क्योंकि कभी भी शिक्षक ने किसी विद्यार्थी को मैक्सिमम घर पे जाकर नहीं पढ़ाया होगा, लेकिन आज आपको अगर ये वीडियो रिकॉर्ड मिल रहा है तो वहां पर आप घर बैठे जब भी चाहे पढ़ सकते हैं। और अगर आप क्लास में पढ़ते हो किसी शिक्षक से, तो शिक्षक जो पढ़ाता है वो पढ़ाने के दरमियान आप क्लास में कितने एक्टिव है, एक्टिव के साथ आप उसके द्वारा जो लिखाए गए नोट्स है, उस नोट को कितने बार लिखा, फिर घर पे जाने बाद कितना रिवाइज किया, उस रिवीजन के आधार पर ये पता कर पाते हैं कि हमारी जो बौद्धिक क्षमता है, वो बौद्धिक क्षमता के अनुसार विद्यार्थी का चयन जो है वो किस तरीके से होता है। पांचवा है प्रदत्त एवं विधियों की उपलब्धता, यानी कि जो आंकड़े मिलते हैं और टेक्निक्स होती हैं। कई बार जैसे कि भूगोल की बात करूं या केमिस्ट्री की बात करूं या बायोलॉजी की बात करूं, जूलॉजी की बात करूं, कॉमर्स की बात, किसी भी हर सब्जेक्ट का अपना पढ़ाने का एक शिक्षक का तरीका होता है। उस तरीके, ज्योग्राफी की मैं विद्यार्थी हूं तो ज्योग्राफी की बात करता हूं, ज्योग्राफी में कभी भी फिगर, मैप्स, डायग्राम के बिना कोई कंटेंट कंप्लीट नहीं होता है। उसको ऐसे, मतलब जैसे कि अभी मैं जैसे किताब लेकर आपको पढ़ा रहा हूं, वैसे भूगोल जो है वो हमेशा डायग्राम्स, मैप्स और कंटेंट को लिखना पड़ता बोर्ड पे, तब जाके हम उसको समझा पाते हैं। अगर बिना ऐसे हिंदी, जैसे हिंदी विषय है या संस्कृत है या इंग्लिश है, तो उसको बिना किताब की सहायता से पढ़ाना बहुत मुश्किल है।
क्योंकि किसी भी शिक्षक को ऐसा जरूरी नहीं होता कि सभी कविताएं याद है, सभी गद्यांश याद है, सभी पद्यांश याद है, सभी व्याख्या याद है, ऐसा संभव लगभग कम होता है। तो उसको किताब में, और कई बार तो हिंदी टीचर को या अंग्रेजी टीचर को या संस्कृत टीचर को ये चाहिए कि उसका यहाँ पर लिखे कोई भी शब्द, इंग्लिश का है तो कोई इंग्लिश का वर्ड लिखे यहाँ, और उसका हिंदी में क्या कहते हैं वो आना चाहिए। दूसरा, हिंदी में जब विद्यार्थी बहुत सारी अशुद्धियां करता है तो उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए किताब उसके पास होनी चाहिए और उसको बोर्ड पे भी लिखे। तो ये अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विद्यार्थी का बौद्धिक स्तर बढ़ाने का एक बहुत बड़ा सोपान है, बहुत बड़ा आयाम है, यानी कि पद्धति और विधियों की उपलब्धता एक प्रशिक्षणार्थी के रूप में उसके पास होनी चाहिए। दूसरा, छठा है विशेष प्रसाधन और कार्य के अनुकूल परिस्थितियां, यानी कि एक क्लास में 40 बच्चे हैं तो उसके लिए विद्यार्थियों का उस कमरे में प्रकाश होना जरूरी है, उजाला होना जरूरी है, सीटिंग अरेंजमेंट होना जरूरी है, पास के कमरे के बाहर पानी होना चाहिए, शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। तो सारी व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अनुरूप वो शिक्षार्थी और जो टीचर से उसके बीच में सामंजस्य बिठाकर उसको एक समस्या के रूप में लेना, एक चयन के रूप में लेना होता है। सातवां है प्रयोजकता और प्रशासनिक सहयोग। प्रशासनिक सहयोग भी उसको मिलना चाहिए। लागत व प्रतिफल, कितना उसमें कॉस्ट लगा है और उसका आउटपुट उसको कितना मिलता है। जोखिम, क्षतिम और सुविधाएं और समय, ये 10 पॉइंट जो है वो एक तरीके से क्रियात्मक अनुसंधान की समस्या को चयन को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण तत्व में से कारकों में से एक है। अब अनुसंधान की समस्याओं का चुनाव बड़े सोच विचार के साथ किया जाता है। शोधकर्ता प्रत्येक पहलू से समस्याओं का मूल्यांकन करता है, तत्पश्चात उस शोध के विषय बनाता है। क्रियात्मक अनुसंधान में समस्या का चुनाव उपलब्ध परिस्थितियों के माध्यम से किया जाता है। प्रत्येक विद्यालय अपनी परिस्थितियों की दृष्टि से निराला होता है, क्योंकि क्रियात्मक अनुसंधान में समस्याओं को विद्यालय की परिस्थिति से संबंध होती है। अतः प्रत्येक विद्यालय की समस्याओं में कुछ न कुछ निरालापन अवश्य होता है। आशय यह है कि क्रियात्मक अनुसंधान की समस्याओं में पर्याप्त भिन्नता होगी, क्योंकि विद्यालय की परिस्थितियां भिन्न भिन्न होती हैं। मैंने बताया था ना आपको कि एक क्लास में 40 बच्चे हैं, तो 40 बच्चों को एक शिक्षक ने जब पढ़ाया होता है तो 40 बच्चों की जो मार्किंग होती है लगभग सेम होती है। किसी के 60 नंबर तो किसी के 70, किसी के 80, किसी के 85, किसी के 67, किसी के 65। सबके अलग अलग होने का कारण यह है कि सभी विद्यार्थियों की सोचने समझने की जो शक्ति है एक तो अलग होती है, नंबर 1। दूसरा जो है वो सामाजिक परिवेश भी हो सकता है, उसका वातावरण भी हो सकता है। तीसरा, विद्यालय का हम जो लेते हैं तो विद्यालय का वातावरण भी, हर विद्यार्थी जो होता है ना उसको वो विद्यालय जो होता है वो विद्यालय का वातावरण भी प्रभावित करता है, इन्फ्लुएंस करता है। और पियर्स जो होते हैं उसके कपल, उसके फ्रेंड्स होते हैं, वो भी उसके बौद्धिक क्षमता, मानसिक क्षमता और अभिव्यक्ति की जो क्षमता होती है। जैसे कि किसी समय में किसी शिक्षक का ऐसा कोई विद्यार्थी मित्र रहा होगा जिस वजह से वो उसी दिशा में आगे बढ़ता है। जैसे कि उसने अपनी फिजिकल फिटनेस को बहुत आगे बढ़ाया, तो उसका फ्रेंड अगर बाद में जाकर पुलिस सर्विस या सेना में ज्वाइनिंग लेता है तो उसका जो मित्र है वो भी उसी करियर में जाता है। किसी ने एक्टिंग में अपना करियर निभाया, किसी ने स्पोर्ट्स में अपना करियर निभाया, किसी ने पेंटिंग में अपना करियर निभाया, किसी ने शिक्षक बनने के बाद किसी ने प्रशासनिक सेवा में जाने का रुतबा बनाया। तो उस एक गोल बनता है, वो जो सर्कल बनता है वो एटमॉस्फेयर का बनता है। आप सभी यहाँ जो शिक्षक बनने के लिए एलबीएस गनौरा कॉलेज में एक BA, BSc, B.Ed और BA, B.Ed कर रहे हो, तो उसमें एक माहौल तैयार हो रहा है आपका, तो वातावरण जो होता है वो शुद्धिकरण होगा। इस तरीके से यहाँ पर जो आपका समस्या का जो चयन वाला टॉपिक है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। आगे हम अगली वीडियो में और नई बात लेकर आएंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एलबीएस गनौरा का यूट्यूब चैनल देखा, लाइक किया, सब्सक्राइब किया, शेयर किया, इसके लिए मेरे हृदय की गहराइयों से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आपका दिन शुभ रहे।